हेलो दोस्तों, मैं रेखा। मेरे चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड 2022 में आपका स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सामान्य अर्थ अपने पिछले वीडियो में बात कर ली थी और उसके जो महत्व थे उनके बारे में बात की। महत्व में अपने व्यवसाय के दृष्टिकोण से बात की और जो उपभोक्ता होता है उसके दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में बात की। आज अपन चर्चा करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सामान्य परिचय और इसके जो अन्य आगे जो भी पार्ट हैं उनके बारे में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपन पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मजबूती प्रदान करते हुए सरकार द्वारा, ये बोला कि उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है 1986 को मजबूती प्रदान करते हुए सरकार द्वारा 2019 में नया अधिनियम लाया गया। जो अपना पुराना अपना कौन सा अधिनियम था 1986 था और इस 1986 में कुछ कमियां थी। क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन व्यवसाय नहीं होता था। आज के समय में क्या सारा डिजिटल काम हो गया, तो वहाँ से अपना जो व्यवसाय होता है वो भी ऑनलाइन चलता है। जो भी व्यापार वगैरह होता है, लेन देन होता है, आजकल ऑनलाइन होने लग गया। तो 1986 का जो अधिनियम था उसमें उससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं थे। लेकिन अब 2019 में जो एक्ट आया है उसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं और वो प्रावधान 1986 में नहीं थे, इसलिए इसमें 2019 में जोड़े गए हैं। तो अपन उनके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो चलिए, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को मजबूती प्रदान करते हुए सरकार द्वारा 2019 में नया अधिनियम लाया गया। तो ये तो अपने को पता है कि भाई ये सरकार द्वारा कब लाया गया, तो 2019 में। लेकिन इसकी बात करें तो ये प्रभावी कब से हुआ। 2019 में तो एक्ट लाया गया था, लेकिन प्रभावी कब से हुआ, तो इसकी प्रभावी जो डेट है वो अपने को याद रखनी है। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाती है, तो ख़ास तौर पे याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा नया संशोधन हुआ इसमें, तो संशोधित चीज़ें एग्जाम में ज़्यादा आती हैं, तो आपको इस पर फोकस करना है। तो आपसे पूछ ले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ, तो प्रभावी 20 जुलाई 2020 में हुआ। जबकि एक्ट कब आया, 2019 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित और सस्ते तरीके से निवारण करके उनके हितों को रक्षा और बढ़ावा देने का प्रयास करता है। कि भाई उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम 2019 आया है वो उपभोक्ता की क्या करेगा, शिकायतों का त्वरित, यानी कि उपभोक्ता की जो शिकायतें हैं उनको तीव्र गति से सुनेगा और सस्ते तरीके से निवारण करेगा और उनका जो निवारण है, उनका जो समाधान है वो सस्ते तरीके से करेगा करके उनके हितों की रक्षा, यानी कि उपभोक्ता जो उसके हितों की रक्षा तो करनी है। क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण लाया किसके लिए गया, उपभोक्ताओं के हितों के लिए, और करने और बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो ये इसमें सामान्य बात बताइए, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, ये नॉर्मल बातें हैं। तो नॉर्मल बात अपन आराम से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप ये दोबारा से देख लेना, एक बार पढ़ लेना। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, याद रखने वाली जो चीज़ है वो अपने को ये रखना है कि ये जो अधिनियम है वो कब से प्रभावी हुआ। तो प्रभावी होने की जो डेट है वो अपनी 20 जुलाई 2020 है। तो ये डेट अपने को याद रखनी है। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे जो अपना है वह सभी प्रकार के व्यवसायों पर ये क्या होता है, सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होता है। ये सभी प्रकार के क्या व्यवसायों पर लागू होता है, चाहे एक निर्माता हो, एक व्यवसायी हो, चाहे ई कॉमर्स फर्म सहित माल की आपूर्ति करने वाला या सेवा देने वाला। अब आपसे पूछ लें कि भाई ये जो अधिनियम लाया गया है, नया जो अधिनियम है 2019, वो किस पे लागू होता है, किस पे लागू नहीं होता है। तो अपने को खास बातें याद रखनी है। तो एक निर्माता, यानी कि जो कोई प्रोडक्ट होता है उसको बनाने वाला होता है वो निर्माता होता है, तो निर्माता पे, और एक व्यापारी पर, और ई कॉमर्स फर्मों पर। पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब क्या होगी, ई कॉमर्स जो फर्म है उन पर भी लागू होता है कि आपूर्ति करने वाला या सेवाएं प्रदान करने वाला हो, यानी कि आपूर्ति प्रदान करते हैं या आपूर्ति करते हैं सेवाओं की या वस्तुओं की, उन पर भी ये लागू होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी क्या याद रखनी है कि भाई ये किन पे लागू होता है और किन पे लागू नहीं होता है। ठीक है, फिर अपन आगे बात करते हैं। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को
उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके हितों की रक्षा करने की दृष्टि से उन्हें कुछ अधिकार प्रदान करता है। ये जो अधिनियम लाया गया है वो उपभोक्ताओं को मजबूत बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए और उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। यानी इसमें क्या है कि उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। तो अपन आगे पढ़ेंगे कि भाई उपभोक्ताओं के कौन कौन से अधिकार है। तो उसमें 6 अधिकार शामिल किए गए, उनकी डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे, आगे आ जाएंगे आगे के पॉइंटों में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है। अब आपसे पूछ ले उपभोक्ता कौन होता है, तो नॉर्मल तरीके से तो आपको पता है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा इसको किताबी भाषा में पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है इसमें बोल रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता क्या है। तो एक उपभोक्ता वह व्यक्ति है, यानी उपभोक्ता कौन है, वह व्यक्ति है जो किसी सामान को खरीदता है। अब आप हर किसी को उपभोक्ता नहीं कह सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बना के दे दे कि उपभोक्ता निम्न में से है या नहीं है। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी सामान को खरीदता है, यानी उपभोक्ता उसे कहेंगे जो किसी सामान को खरीदता है या किसी सेवा को प्राप्त करता है। या तो कोई सामान खरीदेगा या फिर सेवा प्राप्त करेगा जिसका भुगतान किया गया हो। और ये बात भी उसमें शामिल करनी है कि उसका भुगतान भी किया जाना चाहिए। जैसे आप कोई सामान खरीदते हो या आप कोई सेवा प्राप्त करते हो तो उसके बदले में आप क्या करते हो, भुगतान करते हो या भुगतान करने का वादा करते हो। या तो आपने भुगतान कर दिया या फिर भुगतान करने का वादा करते हो। ये आंशिक रूप से भुगतान किया हो, या आपने उस वस्तु का या उस जो भी आपने खरीदा है, जो भी वस्तु आपने खरीदी है उसका या तो आंशिक भुगतान कर दिया हो या करने का वादा किया हो, या आंशिक रूप से भुगतान करने का वादा किया हो, या किसी योजना के अंतर्गत भुगतान को टाल दिया है। तो कुल मिला के बात ये है कि उपभोक्ता किसे कहेंगे, जो वस्तु का उपभोग करता है, यानी जो वस्तु को खरीदता है या सेवाओं को, वस्तुओं को प्राप्त करता है और उसके बदले में वो कुछ धनराशि चुकाता है या चुकाने का वादा करता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे उपभोक्ता कहेंगे। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं है, ये इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या टेली शॉपिंग या सीधी बिक्री या मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से, ये बोला यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन से हो गए, जैसे आजकल अपन मोबाइल से करते हैं और जो अपना कंप्यूटर पीसी है उसके माध्यम से करते हैं, या टेली शॉपिंग के माध्यम से, या सीधी बिक्री अपन करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं के माध्यम से। ऑफलाइन और ऑनलाइन लेन देन दोनों पर लागू होता है। अभी आपसे पूछ ले कि ये किन किन पर लागू होता है, तो पहले तो ये सिर्फ अपन जैसे पर्सनली परचेज और सेल करते उस पर लागू होता था, लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि चाहे आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदो या चाहे आप ऑफलाइन खरीदो, चाहे आप ऑनलाइन खरीदो, ये दोनों ही लेन देन होंगे उन पर लागू होगा। ये चीज़ इसमें क्या नहीं जुड़ी है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये पहले जो नियम है, ये जो आपके ऑनलाइन आप वस्तुएं खरीदते थे उस पर ये चीज़ लागू नहीं थी, लेकिन अब जो नया अधिनियम आया उस अधिनियम में ये बात इस पर लागू हो गई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान या सेवाएं प्राप्त करता है उसे उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं कि उपभोक्ता पहले बात बोली है कि किस पर लागू होगा, दूसरी बात इसने बोली है कि उपभोक्ता किसे नहीं माना जाएगा। तो उपभोक्ता किसे नहीं मानेंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पुनर्विक्रय, यानी वो किसी वस्तु को दोबारा से विक्रय, यानी पहले खरीद के लाता है फिर उसको बेचना, या वाणिज्य उद्देश्य के लिए या क्रय विक्रय के लिए सामान्य सेवाएं प्राप्त करता है, उसे उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। कि भाई वो तो बेचने वाला हो गया। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, इसमें सामान्य सी बात है, अगर कोई व्यक्ति है कोई वस्तु लेके आता है फिर वो उसको लेके आएगा फिर उसको बेचेगा, तो वो तो सेलर हो गया। तो सेलर इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वो वस्तु को अब क्या कर रहा है, खरीद के ला रहा है फिर उसको बेच रहा है। तो इसमें उपभोक्ता कहाँ से हुआ, उसने वस्तु का उपभोग ही नहीं किया। अगर वो वस्तु का उपभोग करता तब तो वो उपभोक्ता होता है, इसलिए उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। यानी कोई व्यक्ति जो पुनर्विक्रय या वाणिज्य उद्देश्य के लिए सामान्य सेवा प्राप्त करता है उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता, उसे उपभोक्ता नहीं कहेंगे। आपसे पूछ ले उपभोक्ता किसे नहीं मानेंगे, फिर आपके 4 ऑप्शन बना के आपको दे दे। और वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे से बाहर हो, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो दायरा है उससे क्या है, वो बाहर होगा। तो सामान्य से अपन ने पढ़ा है कि भाई इसमें अपन ने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ चीज़ें पढ़ी हैं वो इम्पोर्टेंट है और कुछ नॉर्मल सी हैं जो अपने को पता है। तो इसमें उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता कौन नहीं होता है, किन किन पर कौन कौन से जो लेन देन है उन पर लागू होता है, कब ये लागू हुआ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नई चीज़ें जो जुड़ी हैं उनको तो आपको ख़ास तौर पे याद रखना है।
चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन उपभोक्ता के अधिकार। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आराम से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं ये अपने को पता होना चाहिए। एक उपभोक्ता होता है, उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। तो एक उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं उनकी अपन डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार यानी कि उसने जो वस्तु खरीदी है, जो सामान खरीदा है, उसके प्रति उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिर सूचना पाने का अधिकार, उस वस्तु से संबंधित कोई भी सूचना, उसे कैसे उपयोग करना है, कब उपयोग करना है, आदि सूचनाएं वो उनसे प्राप्त कर सकता है, ये उसका अधिकार है। तो चयन करने का अधिकार, कोई भी वस्तु जैसे अपन बाज़ार में जाते हैं तो अपन क्या उसको सेलेक्ट करके लेके आ सकते हैं, ये अपना अधिकार है। ये नहीं कि सेलर ने अपने मन मर्जी से अपने को सामान दे दिया, तो वो नहीं है। अपन चयन कर सकते हैं, अपना ये अधिकार है। शिकायत करने का अधिकार, जैसे अपन कोई सामान लेके आए, उस सामान में कोई त्रुटि है या वो कोई सामान टूटा हुआ है या उसमें और कोई खराबी है, तो अपन उससे संबंधित क्या शिकायत कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति का अधिकार, अपन जो वस्तु लेके आए हैं वो सही नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक है, तो उसके बदले में अपने को क्या क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार भी है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता कौन होता है, क्या होता है, किस तरीके से वस्तु खरीदनी चाहिए, कौन से नहीं खरीदनी चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे वस्तु को खरीदना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, तो ये सारे क्या उपभोक्ता शिक्षा में आते हैं। तो उपभोक्ता से संबंधित जो शिक्षा है वो भी अपने को पाने का अधिकार है। तो ये 6 अधिकार इसमें बताए गए हैं, तो इन 6 अधिकारों को अपने को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं आगे, एक एक अधिकार की बात करेंगे। तो पहला जो अधिकार है वो है आपका उपभोक्ता का जो अधिकार है, उसमें पहला जो अधिकार है वो है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार क्या होता है, उपभोक्ता को उन वस्तुओं सेवाओं के प्रति सुरक्षित होने का अधिकार है। यानी कि उपभोक्ता जो है उनको उन वस्तुओं और सेवाओं के प्रति सुरक्षित होने का अधिकार है जो जीवन किससे संबंधित हो, अपने जीवन से, अपने स्वास्थ्य से और संपत्ति के लिए खतरनाक हो। यानी कि जो अपने जीवन से संबंधित हो या अपने स्वास्थ्य से संबंधित हो, या कोई आप ऐसी संपत्ति लेके आए हैं जो क्या है, खतरनाक है। ठीक है, तो ये सारे ऐसी कोई संपत्ति लेके आए हैं जो हमारे लिए क्या है, खतरनाक है, या मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी है। उदाहरण के लिए ISI मार्कों वाले बिजली के उपकरण, जैसे ये संपत्ति में जैसे अपन को बिजली का उपकरण लेके आए, जैसे अपन बात कर लेते हैं AC, बात कर लेते हैं कूलर, जैसे गर्मियाँ चले तो गर्मियों में कूलर लेके AC लेके आए, तो उनमें वो SI मार्क वाला नहीं है। तो उस बिजली के उपकरण में कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे उसमें कोई गड़बड़ है और आपने उसको जैसे काम में लेना शुरू किया तो उसमें कोई खराबी आ गई, उससे करंट लग गया, उसके कोई तार टूटे, तो कुछ भी मतलब गड़बड़ हुई है उसमें, तो वो आपके लिए क्या हो सकती है, खतरनाक। जैसे अभी फ़िलहाल करंट में चर्चा चल रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियाँ आ रही हैं, तो जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी लेके आए, तो वो मान लो कि जल रही है, आप चल रहे थे रास्ते में, चलते चलते उसमें आग लग गई, तो आपको उसमें क्या आर्थिक नुकसान भी है और आपको शारीरिक नुकसान भी है। तो इसलिए कहा गया है कि ये उपभोक्ता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ये अधिकार लाए गए। तो उपभोक्ता कोई भी वस्तु अगर खरीदता है तो उस वस्तु से संबंधित उसे सुरक्षा पाने का अधिकार है। कौन सी वस्तु उसके लिए सुरक्षित है कि नहीं है, कैसे है कैसे नहीं, ये तो सारी बातें इसमें शामिल की गई हैं। तो चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखो ये कुछ अपने मार्क्स वो दे रखे हैं, पीछे मैंने आपको बताया था अभी, ये कुछ चिन्ह हैं, तो चिन्ह के बारे में बात करते हैं। जैसे BSI हॉलमार्क, ये BSI हॉलमार्क जो होता है वो अपने जैसे सोने की वस्तुएं खरीदते हैं ना अपन, तो सोने की वस्तुएं होती हैं उन पे अपने को इसको देख के खरीदना चाहिए, क्योंकि ये उसकी गुणवत्ता के बारे में बताता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। ये अगर उस पे है तो उसमें कुछ क्वालिटी है, वो नकली नहीं है, तो ये उससे उसकी पहचान होती है। फिर जैसे अपन बात करते हैं भारतीय मानक ब्यूरो, ये वो अपना बिजली वाला आ गया, पीछे अपन ने पढ़ा है। तो ये क्या है कि जो बिजली के जितने भी उपकरण अपन लेके आते हैं उन पे ये लोगो लगा होना चाहिए। अगर ये लोगो लगा हुआ है तो इसका मतलब वो जो सामान अपन लेकर आए हैं वो सही है, सुरक्षित है, गुणवत्तापूर्वक है। एग मार्क होता है, एग मार्क जैसे भारत सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर वगैरह से संबंधित कोई प्रोडक्ट होता है तो उस पर ये लगा हुआ होता है, तो उस पर भी अपने को क्या चेक करके लाना चाहिए कि उस पर एग मार्क लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। एक होता है आपका FFPO, जैसे अपन खाद्य वस्तुएं लेके आते हैं, जितने भी खाने की वस्तुएं लेके आते हैं, तो आप जैसे पैकिंग की कोई वस्तु लेके आते हो, या आजकल तो ज़्यादा पैकिंग की आती है, या कोई अन्य कोई खुली वस्तु लेके आते हो, जैसे आज
खाने का जो भी सामान लेके आ रहे हो, तो उस पे आपको क्या है कि ये लोगो देखना है। अगर ये लोगो है तो मतलब उसमें क्वालिटी है, उसमें गुणवत्ता है। तो ये आपको सारी चीज़ें क्या है कि जब भी आप सामान खरीदने जाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। उससे क्या है कि उस वस्तु की गुणवत्ता के बारे में अपने को पता चलता है, वो नकली नहीं होती और उनमें क्वालिटी होती है। तो इस तरीके से अपने को जब भी अपन वस्तु खरीदने जाएँ तो इन नियमों को अपने को इन नियमों की पालना करनी चाहिए, ताकि अपने को एक अच्छी वस्तु मिल सके, उससे अपनी सुरक्षा भी हो सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन सूचना पाने सूचित किए जाने का अधिकार। अब जो एक उपभोक्ता होता है उससे सूचना पाने का अधिकार भी, एक उपभोक्ता को क्या होता है, सूचना पाने का अधिकार होता है। सूचना पाने या सूचित किए जाने का अधिकार होता है। इसमें क्या कहता है, उपभोक्ता को उस उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी पाने का अधिकार है। उपभोक्ता को कौन सी चीज़ या कौन से उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। तो एक उपभोक्ता होता है, उसको उस उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी पाने का अधिकार है, जिसे वह खरीदने का इरादा रखता है। भाई जैसे अपन कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं या खरीदने का इरादा रखते हैं, उससे संबंधित अपन कोई भी सूचना मांग सकते हैं, ये अपना अधिकार है। इसमें उत्पाद के संगठन, यानी कि उत्पाद किन किन चीज़ों से बना है, उसका कब निर्माण हुआ, उसके निर्माण की क्या तिथि है, उसका क्या मूल्य है, उसकी क्या मात्रा है, उसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है, आदि जो निर्देश होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इनके बारे में अपन क्या है, उनसे सूचना ले सकते हैं। सूचना पाने का अधिकार ये अपना अधिकार होता है। जैसे आप कोई बाज़ार में कोई वस्तु खरीदने जाते हो और आप उस वस्तु से संबंधित जानकारी लेना चाहते हो। जैसे भाई ये आपका ये सेलर है और सेलर को आप बोलते हो कि मुझे इस प्रोडक्ट से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए। अगर ये आपको मना करता है तो ये आपको मना नहीं कर सकता। ये आपका अधिकार है कि आप उस प्रोडक्ट से संबंधित सारी सूचना उससे ले सकते हो। या जब भी आप सामान खरीदने जाते हो, कोई भी आइटम खरीदते हो, तो उस पे क्या आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हो, जैसे उसका जो मूल्य है वो चेक कर सकते हो, उसके बनाने की तिथि क्या है वो चेक कर सकते हो। तो आज ये चीज़ें जो है वो उस पे लिखी हुई होती हैं, जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट पे लिखी हुई होती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें चेक करके और उसके बाद उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो चलिए अपने उपभोक्ता के 2 अधिकारों की चर्चा कर लिए। तीसरे अधिकारों की चर्चा करते हैं। चयन करने का अधिकार, चयन करने, आश्वस्त होने का अधिकार। भाई कोई भी वस्तु अपन खरीदने जा रहे हैं तो ये नहीं कि सेलर ने अपनी मनमर्जी से दे दी, नहीं, अपन क्या है उसको सेलेक्ट करके लेके आएंगे, जो अपने को पसंद है वो लेके आएँ। चयन का मतलब क्या होता है कि अपनी इच्छा की जो वस्तु होती है वो लेकर आना, उसे सेलेक्ट करना, उसका चयन करना। तो चयन करके ला सकते हैं। या आश्वस्त होने का भी, अपन जैसे अपने मनपसंद की चीज़ अपन अपने हाथों से ले लेते हैं तो अपन क्या आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ चलो ये चीज़ ठीक है, इसमें शायद कोई ख़राबी नहीं होगी। तो वो क्या होता है, एक तरीके का चयन ही होता है। उपभोक्ता की प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद, यानी कि उपभोक्ता की प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद पाने की स्वतंत्रता है। उपभोक्ता जो होता है उसको क्या प्रतिस्पर्धी जो कीमतें हैं, आज क्योंकि आजकल बाज़ार क्या हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। बड़ा होने के कारण क्या है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है तो इससे क्या उपभोक्ता को फ़ायदा होता है कि वो अपने पसंद की वस्तु खरीद सकता है। जो प्रतिस्पर्धा की जो कीमतें हैं जो बाज़ार में चली हुई है, उनके आधार पर वो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट खरीद सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि विक्रेताओं को गुणवत्ता, ब्रांड, कीमतों, साइज आदि के संदर्भ में कई तरह के उत्पाद प्रस्तुत करने चाहिए। यानी कि कोई जो सेलर होता है उसको क्या करना चाहिए, विक्रेताओं को, यानी जो विक्रेता होता है उसे क्या करना चाहिए, जो भी उसके पास वस्तु वो उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, उसका कोई ब्रांड होना चाहिए, उसकी जो कीमतें हैं वो ठीक ठाक होनी चाहिए, उसका साइज़ ठीक होना चाहिए आदि के संदर्भ में कई तरह के उत्पाद प्रस्तुत करने चाहिए। अब ये नहीं कि जैसे एक वस्तु उसको दिखा दी और बोला कि ले जा इसे, ऐसा नहीं। उसको अलग अलग प्रकार की, चाहे वो वस्तु, जैसे ये एक वस्तु है, इसके जैसी कोई दूसरी वस्तु है, फिर दूसरी दिखाओ, फिर उसको तीसरी दिखाओ, ऐसा कर करके उसको अलग अलग प्रकार की वस्तु दिखाएं। क्योंकि इससे क्या है कि जो एक कस्टमर होता है वो आराम से अपने पसंद की वस्तु खरीद सकता है। जैसे ये कोई अपना कस्टमर है और इसको क्या है कि ये पहला प्रोडक्ट सेलर ने दिखाई है, पसंद नहीं है, तो वो दूसरा खरीद सकता है, दूसरा जैसे पसंद नहीं आया तो तीसरा खरीद सकता है, तीसरा नहीं आया तो वो चौथा खरीद सकता है। तो ऐसे करके जो प्रतिस्पर्धा का जो बाज़ार है उसमें जो सेलर होता है उसे ये नहीं कि एक ही वस्तु या एक ही ब्रांड की जो चीज़ है वो उपभोक्ता को दे दी, क्योंकि इससे उपभोक्ता को संतुष्टि नहीं होगी, और संतुष्टि नहीं होगी तो वो दूसरी दुकान पर जाएगा या दूसरे बाज़ार में जाकर वहाँ से खरीदेगा। तो इससे क्या विक्रेता को नुकसान ही होता है।
तो इसलिए प्रतिस्पर्धा के युग को ध्यान में रखते हुए जो व्यापारी होता है या विक्रेता होता है उसे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट अधिकार की, शिकायत करने सुनवाई करने का अधिकार की शिकायत करने। जैसे आप कोई सामान लेके आए, उस सामान में कोई खराबी आ जाती है, तो खराबी आ गई तो अब आप क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। और सुनवाई का अधिकार, आपने जो शिकायत की है उसकी क्या होगी, सुनवाई होगी। तो शिकायत करने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है। अब बात करते हैं उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा से, उपभोक्ता है उसको कोई कोई वस्तु या कोई सेवा उसने प्राप्त की है, असंतोष के मामले में उस वस्तु से या उस सेवा से उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं है, वो उससे संबंधित संतुष्टि उससे संबंधित उसको संतुष्ट नहीं है, उसके मन में क्या है, संतोष की भावना है, के मामले में शिकायत दर्ज करने और सुनवाई करने का अधिकार है। तो वो इससे संबंधित के जैसे कोई या आपका कोई कस्टमर है और ये जैसे ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेके आया और इसे पसंद नहीं आया तो ये क्या कर सकता है, इसके बारे में इसकी शिकायत कर सकता है, तो ये जब भी शिकायत करेगा तो इसकी क्या होगी, शिकायत की सुनवाई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका कस्टमर है उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो शिकायत कर सकता है और उसने जो शिकायत की है उसकी सुनवाई भी होगी। कई प्रबुद्ध व्यावसायिक फर्मों ने अपने उपभोक्ता सेवा और शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। कुछ जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, जो व्यावसायिक फर्में, उन्होंने उपभोक्ता सेवा के आधार पर शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित की। देखो जैसे जैसे बाजार बढ़ता है ना, वैसे वैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, और अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई तो आप क्या उस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाओगे। अगर आप एक कस्टमर को अगर संतुष्ट नहीं कर पाते हो तो उसके लिए क्या है कि आपको नई नई टेक्निक अपनानी पड़ेंगी। उस टेक्निक में जितना ज़्यादा उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त होगी उतनी ही ज़्यादा आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आजकल क्या करने लगे हैं, जो व्यावसायिक फर्में हैं वो क्या करने, उपभोक्ता सेवा और शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित कर दिए। भाई जैसे उपभोक्ता को कोई सेवा आपने दी है, कोई वस्तु को सामान दिया है, तो उससे संबंधित शिकायत अब वहीं पर सुनी जाएगी। कई उपभोक्ता संगठन भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, और कुछ आज के वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा का युग है, तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी होने का मामला आ ही जाता है। तो उपभोक्ता से संबंधित जितने भी संगठन बने हुए हैं वो संगठन भी इस दिशा में काम कर रहे हैं कि उपभोक्ता को किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हो और वो वस्तुओं को आराम से खरीद सके, उससे संबंधित कोई भी शिकायत हो उसकी सुनवाई वगैरह वो आराम से की जा सके। उपभोक्ताओं इसी दिशा में काम कर रहे हैं और उपभोक्ताओं का उनका शिकायत के निवारण में मदद करा। और उपभोक्ता भी क्या कर रहा है, पहले जैसे कोई सामान अपन ले आए और उसमें खराबी आ गई तो अपन क्या है उसकी शिकायत नहीं करते थे, जाते भी नहीं थे, बदलवाते भी नहीं थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल क्या कोई वस्तु अगर ख़राब आ जाती है, उसमें कोई मिस्टेक होती है, कोई मिलावट होती है, तो अपन क्या है वहाँ जाके उस दुकान वाले से अपन शिकायत कर सकते हैं। या उपभोक्ता जैसे दुकान वाला अगर सुनवाई नहीं करता है, वो अपने को वस्तु नहीं बदल के देता है, तो अपन क्या करेंगे, जो उपभोक्ता के जो संगठन होंगे ना उनसे संपर्क करके अपन अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करवा सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं ये उपभोक्ता के अपन ने 4 अधिकार पढ़ लिए। हम 5वां अधिकार पढ़ते हैं। 5वें अधिकार में क्या बताया है कि क्षतिपूर्ति निवारण पाने का। भाई क्षतिपूर्ति का मतलब कंपेंसेशन होता है। कंपेंसेशन मतलब उस चीज़ की जो उसने वस्तु खरीदी है, उस वस्तु से उसे नुकसान हो रहा है तो उसके बदले में उसको कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति मिलेगी, कुछ न कुछ उसको मिलेगा। तो निवारण पाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति बोल दो, निवारण बोल दो, एक ही बात है। तो उपभोक्ता को यह अधिकार है कि यदि उत्पाद या सेवा में उसकी अपेक्षाओं की तुलना में कमी है, कि भाई आपने कोई उत्पाद खरीदा है या आपने कोई सेवा ली है तो उसमें आपकी जो अपेक्षाएं थी, आपने सोचा कि भाई जैसे कोई आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जैसे आपने जैसे कोई बुक खरीदी, ठीक है, तो जैसे आपने बुक खरीदी तो आप ये चाह रहे थे कि ये जो बुक है उसका जो प्रिंट है वो अच्छा होना चाहिए, इसके पेज अच्छे होने चाहिए और इसका बाहर का कवर अच्छा होना चाहिए और इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अंदर से जो पेज है वो साफ़ होने चाहिए। तो ये आपकी अपेक्षाएं थी, लेकिन आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप क्या है कि आपको वो वस्तु नहीं मिली। उसमें जो सेलर ने आपको जो बुक दी है या जो कॉपी आपको दी है उसमें क्या पेज अच्छे नहीं है, जिससे आपको क्या है कि वो आपकी अपेक्षा की वस्तु नहीं मिल पाई। और आपकी अपेक्षा की वस्तु नहीं मिल पाई तो इससे क्या आप संतुष्ट भी नहीं हो पाओगी। तो इसलिए क्या है कि आपकी अपेक्षाओं में क्या हो गई, कमी आ गई, ठीक है। तो इसके लिए क्या है,
तो उसे अपन कैसे पूरा करेंगे? तो उसे अनुचित व्यापार पद्धति की प्रतिबंधी व्यापार पद्धतियों या अनैतिक शोषण के खिलाफ राहत पाने का अधिकार है। तो जैसे उसे उसके अपेक्षा की जो वस्तु है वो नहीं मिली, जो वो चाहता था, जो उसकी इच्छा थी, जैसे उसको सामान चाहिए था वैसा नहीं मिला, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है? जो व्यापार पद्धति के जो प्रतिबंध है या व्यापार पद्धति हैं, तो उनके खिलाफ वो क्या कर सकता है? अनैतिक शोषण, मतलब उसका क्या अनैतिक शोषण हुआ है, तो अनैतिक शोषण हुआ है तो उसके खिलाफ क्या कर सकता है? शिकायत करके और उससे संबंधित वो क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है या निवारण प्राप्त कर सकता है, या तो उसको इस वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु मिल जाएगी, या फिर उसको उसके पैसे मिल जाएंगे, या मतलब कुछ ना कुछ उसको समाधान ज़रूर मिलेगा उस प्रोडक्ट से संबंधित। उसके जो भी दिक्कतें आ रही हैं उस प्रोडक्ट में, तो उसको क्या बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो ये अपने 5 अधिकार पढ़ लिए। अब अपन बात करते हैं छठे अधिकार की। छठा जो अधिकार है उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा ही किया आगे है। 5वां अधिकारों को आपको आराम से पढ़ना है। छठा जो अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये अधिकार के आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिकारों को अंदर से तो कोई नहीं पूछता, लेकिन आपको इनके नाम तो ज़रूर याद होने चाहिए। नाम याद करने का बहुत फ़र्क पड़ता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार में इसने क्या कहा है? उपभोक्ता शिक्षा को उपभोक्ता को ज्ञान प्राप्त करने, भाई उपभोक्ता जो है उसको ज्ञान प्राप्त करने और जीवन भर एक अच्छी जानकार उपभोक्ता होने का अधिकार है। कि भाई जो भी उपभोक्ता होते हैं उनको क्या जागरूक होना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए, बाज़ार का ज्ञान होना चाहिए, प्रोडक्ट का ज्ञान होना चाहिए, सेल जो प्राइस वगैरह होती है, प्रोडक्ट की पैकिंग वगैरह होती है, उन सब का उसको क्या है, ज्ञान होना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपन को किसी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है तो अपन उस प्रोडक्ट को बिना देखे ऐसे खरीद लाएंगे, खरीद लाने के कारण अपने को क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो बोला कि उपभोक्ताओं को ज्ञान प्राप्त करने और जीवन भर एक अच्छा जानकार उपभोक्ता होने का अधिकार है। उस किसी उत्पाद या सेवा की उसकी अपेक्षा से कम होने की स्थिति में अपने अधिकारों और उपलब्ध राहत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब जो भी गवर्नमेंट ने उसके लिए रूल रेगुलेशन बना रखे हैं कि भाई आप कोई वस्तु प्राप्त करते हो तो उसमें खराबी आ जाती है, मिस्टेक आ जाती है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कहाँ शिकायत कर सकते हो, आपको उसके बदले में दूसरी वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है उसको पता होनी चाहिए। अगर उसे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, इन नियमों का ज्ञान नहीं है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो बातें बताई गई उनका ज्ञान नहीं है, तो इससे क्या उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फिर बोल रहा है कि कई उपभोक्ता संगठन और कुछ ज्ञान संपन्न व्यवसाय इस संबंध में उपभोक्ताओं की शिक्षित करने में सक्रिय भाग ले रहे हैं। तो कुछ जो व्यावसायिक जो उपभोक्ता संगठन है वो क्या कर रहे हैं, इन उपभोक्ताओं को शिक्षित कर रहे हैं, इन उपभोक्ताओं को शिक्षित कर रहे हैं, उनके अधिकारों के बारे में इनको बता रहे हैं। क्योंकि जब तक इनको इनके अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा तब तक उपभोक्ता का क्या होता रहेगा, शोषण होता रहेगा। तो इसलिए उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और उनको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये अपन ने उपभोक्ता से संबंधित 6 अधिकार पढ़ लिए हैं। 6 अधिकारों में मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं है। अब छोटा सा पॉइंट बचा है, इस पर अपन बात कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना है उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। उपभोक्ता के क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। भाई एक उपभोक्ता जो होता है उसका भी तो कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होता है ना, तो उसके क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो उपभोक्ता अधिकार अपने आप यानी कि उपभोक्ता जो होता है उसको अधिकार दिए गए, तो उसको अधिकार दिए गए, देखिए जहाँ पर अधिकार होते हैं वहाँ पर क्या होता है, उत्तरदायित्व भी होता है। कि आपको जहाँ से अधिकार मिले वहाँ पर आपको उत्तरदायित्व भी निभाना पड़ता है। जैसे अपन आगे पढ़ते हैं जो प्रबंध के सिद्धांत वगैरह उनमें पढ़ते हैं या संगठन में पढ़ते हैं अपन कि उत्तरदायित्व क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, जवाबदेही क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं उनका अपने को पता होना चाहिए। तो अधिकार मिले हुए हैं तो वहाँ पर अपना कुछ उत्तरदायित्व भी बनता है। तो अपना उत्तरदायित्व क्या बनता है, उपभोक्ता अधिकार अपने आप उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रभावी नहीं हो सकते। अब आपको किसी कार्य से संबंधित उत्तरदायित्व तो दे दिया लेकिन अधिकार नहीं दिए तो आपका जो मेन जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अधिकार के बिना उत्तरदायित्व अधूरे, उत्तरदायित्व के बिना अधिकार अधूरे, तो ये एक दूसरे पे क्या डिपेंड है। तो अब अगर आपने अधिकार तो दे दिए
लेकिन उपभोक्ता जो है वो अपने उत्तरदायित्व को निभा ही नहीं रहा है, तो वो अधिकार जो क्या है अप्रभावी हो जाएंगे। तो उपभोक्ता संरक्षण वास्तव में तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उपभोक्ता अपने उत्तरदायित्व को समझता है। ये नहीं कि उपभोक्ता को अधिकार तो दे दिए, वो अधिकारों की पालना नहीं कर रहा है, उसको अधिकारों के बारे में पता है, फिर भी वो ज़्यादा उन पे क्या नहीं करता, फोकस नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि अगर आपको अधिकार मिले हुए हैं तो उसके प्रति आपका कुछ उत्तरदायित्व बनता है, तो उन उत्तरदायित्व को भी अपने को निभाना चाहिए। तो अपन उत्तरदायित्व में बात करते हैं। पहला पॉइंट अपना है बाजार में उपलब्ध। बाजार में क्या बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं। तो बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं, जैसे विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनके बारे में अपने को क्या होना चाहिए, जागरूक रहें। भाई एक उपभोक्ता है तो उससे संबंधित उसके उसके उत्तरदायित्व बताए गए कि उसके उत्तरदायित्व क्या होते हैं। तो बाजार में अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जो खरीद के लेके आता है, या अन्य वस्तुएं या सेवाएं हैं, उनके बारे में उसे जागरूक रहना चाहिए, ताकि एक बुद्धिसंगत और विवेक विकल्प अपनाया जा सके, जिससे क्या है कि उसको नुकसान नहीं होगा। सेकंड नंबर का अपन पॉइंट बात करते हैं, केवल मानवीकृत सामान खरीदें। जो स्टैंडर्ड जो वस्तुएं यानी कि जिन पे लोगो लगे हुए हैं, जो लोगो हैं, उनको देख कर ही उसको आराम से खरीदना चाहिए, क्योंकि वे गुणवत्ता का आश्वासन देते हैं। जो भी लोगो हुआ, जैसे अपन ने बात किया था अभी ISI वाला किया था, F वाला किया था, तो उसमें क्या है कि वो अपने को क्या देते हैं, गुणवत्ता का आश्वासन देते हैं, यानी कि उससे उस वस्तु की गुणवत्ता पता चलती है। इस प्रकार बिजली के सामानों पर देखिए आ गया आपका, बिजली के सामानों पे क्या होता है, IS मार्क है, और खाद्य उत्पादों पर FPO है, और जो गहने होते हैं उन पे क्या होता है, हॉलमार्क मार्क होता है। ये क्या है कि इन चिन्हों को, इन हॉलमार्क को अपन देख कर क्या कर सकते हैं, ये जो मार्क लगे हुए होते हैं, इन मार्कों से अपन उस वस्तु की गुणवत्ता के बारे में पता लगा सकते हैं, आश्वस्त हो सकते हैं कि ये जो अपन ने वस्तु खरीदी है उसमें कोई ख़राबी नहीं है, उसमें अच्छी वस्तुएं हैं, क्वालिटी की वस्तुएं हैं, उनमें गुणवत्ता है। तो इसलिए अपन जब भी बाज़ार में जाते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, तो अपने को ये मार्क देखकर ही अपने को वस्तुएं खरीदनी चाहिए, ताकि अपने को क्या है कि गुणवत्ता के बारे में, उस वस्तु की गुणवत्ता के बारे में पता चल सकता है। तो उसकी गुणवत्ता के बारे में अपन पता लगा सकते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड नंबर का पॉइंट है उत्पादों और सेवाओं से जुड़े जोखिमों के बारे में जानें। जो भी उत्पाद आप खरीद के ला रहे हो, जो भी सेवाएं आप ले रहे हो, उससे जुड़ी जितनी भी जोखिमें हैं उसके बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। निर्माता के निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो भी निर्माता ने उस प्रोडक्ट पे जो भी निर्देश लिख रखे हैं, भाई इस वस्तु का आपको कैसे प्रयोग करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, कितने समय के लिए करना है, कितने समय बाद नहीं करना है, तो उस पर क्या निर्देश लिखे हुए हैं, तो निर्देशानुसार ही अपने को क्या है उसको काम में लेना चाहिए। और उत्पादों को सुरक्षित उपयोग करें। जो भी उत्पाद आप काम ले रहे हो उसका सुरक्षित तरीके से उपयोग करें। ये नहीं कि अपना दिमाग लगा दिया। कभी कभी क्या करते हैं, अब अपन अपनी वस्तु लेके आते हैं और अपने वाला दिमाग लगा देते हैं, जिससे अपने को क्या उससे नुकसान हो जाता है। तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, उस पर जो निर्देश लिखे हुए निर्देशों को आराम से पढ़कर और उसके बाद ही अपने को उस वस्तु को काम में लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर का पॉइंट है लेबल को ध्यान से पढ़ें। जो उस पर लेबलिंग लगी हुई है उसको ध्यान से पढ़ें, ताकि कीमतों कुल भार, भाई जैसे अपन कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो आपने कभी देखा होगा उस प्रोडक्ट के ऐसे पीछे की साइड या आगे की साइड, पीछे ज़्यादातर तो पीछे की साइड ही होता है, लेकिन उसके कहीं पर भी आपको एक ऐसे करके वो लाइनिंग सा मिल जाएगा, जिसको लेबल बोलते हैं। ऐसे लाइनिंग होती है तो उस करके वो लेबल होता है। तो लेबल पे अपने को क्या है कि वहाँ पर उस लेबल पे क्या लिखी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है छोटी छोटी, अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर तो उस लेबल पे कुल भार लिखा होता है। जैसे आप कोई वस्तु लेके आते हैं तो इतना केजी है, 250 है, 1 केजी है, 2 केजी है, और बनने और उपयोग समाप्ति, भाई ये वस्तु कब बनी है, जिस पे आप कभी कभी उसे देखते हो उसमें MFD कुछ ऐसे लिखा हुआ होता है। तो उसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कब हुई, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो कब बना है, इससे संबंधित उसमें लिखा हुआ होता है। आपको उसको कब उपयोग करना है और कब कौन सी तारीख के बाद उसको उपयोग नहीं करना है, ये भी उस लेबल पे लिखा हुआ होता है। तो ये चीज़ क्या है अपने को ये भी पढ़नी चाहिए।
ताकि कीमत, कुल भार, बढ़ने, उपयोग, समाप्ति की तारीखें आदि के बारे में जानकारी हो सके। तो इन चीज़ों के बारे में क्या अपने को पता लग जाएगा। तो ये चीज़ें अपने को जब भी अपन वस्तुएं खरीदने जाते हैं तो इन चीज़ों को अपने को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से क्या उस चीज़ के बारे में अपने को पूरा ज्ञान हो जाता है। तो छठा नंबर का जो पॉइंट है अब अपन उस पर बात करते हैं। तो 6 नंबर का जो पॉइंट है वो अपना क्या है, खरीदे गए सामान या सेवाओं की गुणवत्ता में कमी के मामले में एक उपयुक्त उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कराएं। खरीदे जो भी आपने सामान खरीद लिया, सेवा आपने खरीद ली, उसकी गुणवत्ता में अगर कोई कमी आ जाती है तो उसके लिए आपके पास क्या है, एक विकल्प है कि आप उपभोक्ता जो मंच होते हैं वहाँ पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसकी राशि कम होने पर भी कार्रवाई, मतलब राशि कम हो या ज़्यादा उससे नहीं, आप कितनी कैसा भी सामान खरीद के लाए हो, चाहे उसकी राशि कम ही क्यों ना हो, आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। ये नहीं कि मैं तो इतनी सी छोटी वस्तु की इतनी सी छोटी वस्तु और इतने कम रुपए में खरीद के लाया हूँ तो इसकी क्या शिकायत करवाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए अपने को। क्या छोटी से छोटी वस्तु हो, चाहे उसकी छोटी से छोटी कीमत हो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, कोई मिलावट आती है या अपने को नुकसान पहुँचाती है, तो अपने को क्या है, उससे संबंधित शिकायत करनी चाहिए। तो ये पॉइंट आराम से आपकी समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर का पॉइंट है, उपभोक्ता समितियां बनाएं जो उपभोक्ताओं के शिक्षित करने और उनके हितों की सुरक्षा में एक सक्रिय भूमिका नहीं। भाई उपभोक्ता समितियां बनाई जानी चाहिए। तो वो उपभोक्ता समिति क्या करेंगी, उपभोक्ताओं को शिक्षित करेंगी। जो भी उपभोक्ता, उनको वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान देंगे कि भी आपको कौन सी वस्तु खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, कब खरीदनी है। ये आदि जो चीज़ें हैं, ये आदि जो बातें हैं, उसके बारे में उपभोक्ता समितियां आपको बता देंगी। तो ऐसी उपभोक्ता समितियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को फ़ायदा हो सके। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पर्यावरण का सम्मान करें, अपशिष्ट, कूड़ा कचरा फैलाने और प्रदूषण को बढ़ाने से बचें। भाई पर्यावरण का आपको क्या करना है, सम्मान करना है, और अपशिष्ट जो भी कूड़ा कचरा होता है उसको नहीं फैलाना है, प्रदूषण को, ये आपकी जिम्मेदारी है, उपभोक्ता की जिम्मेदारी। ये नहीं कि आपने वस्तु खरीद ली और कूड़ा कचरा आपने फैला दिया, क्योंकि जैसे आप बाहर कूड़ा कचरा डालते हो तो इससे क्या है कि जो बाहर आवारा जानवर घूमते रहते हैं उनको खा लेते हैं, उनको नुकसान होता है। फिर जो अपना इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आपको क्या इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको कूड़ा करकट नहीं फैलाना है और इनसे संबंधित जो भी सावधानी है वो आपको क्या है, ध्यान में रखनी है। तो चलिए अपन ने बात कर ली इनके जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में। ये सॉरी, बीच में कुछ पॉइंट्स रह गए थे, ये स्लाइड ये थोड़ी आगे हो गई थी, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझा देती हूँ। इसमें और उनका क्या उत्तरदायित्व बनता है, तो देखो इसमें एक उत्तरदायित्व इन्होंने बताया है, यह सुनिश्चित करने के लिए एक की जोड़ दें कि आपका सौदा संतोषजनक है, कि भी आपने जो सौदा किया है वो क्या संतोषजनक है, मतलब आप उससे क्या हो, संतुष्ट हो, आपको उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट इसने बताया है कि अपने लेन देन में ईमानदार रहें। जब भी आप सेलर के साथ लेन देन करते हो तो उसमें आपको क्या ईमानदारी दिखानी है। केवल वैध वस्तुओं और सेवाओं को ही चुनें और कालाबाजारी, जमाखोरी आदि जैसी अनैतिक पद्धतियों को हतोत्साहित करें। तो एक आपको ईमानदारी के साथ क्या करना है, वस्तुओं को क्रय करना। आपको अवैध वस्तुएं नहीं खरीदनी है, क्योंकि अगर आप अवैध वस्तुएं खरीदोगे तो उसे कालाबाजारी, जमाखोरी, अनैतिक पद्धतियाँ आदि क्या होती हैं, प्रोत्साहित होती हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या वैध जो वस्तुएं हैं, लीगल जो वस्तुएं हैं, सरकार ने जिनको मान्यता दे रखी है, अधिनियम में जो बताई गई, उन सारी बातों का आपको फॉलो करते हुए आपको क्या वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, वस्तु या सेवा की खरीद पर बिल लेना चाहिए। जब भी आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो, सेवा प्राप्त करते हो, तो उससे संबंधित आपको क्या है, बिल लेना चाहिए। या अपन लेते नहीं है, अपन जैसे कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए और इस प्रोडक्ट को अपन ले तो आए लेकिन अपन ने इससे संबंधित क्या बिल नहीं लिया, तो अपने को क्या बिल प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जैसे अपन शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो जब भी अपन शिकायत दर्ज करवाएंगे तो उससे संबंधित अपने पास प्रूफ होना चाहिए। तो अब जैसे आपने वहाँ से बिल प्राप्त नहीं किए, तो बिल अगर आपने प्राप्त नहीं किया है तो आपके पास क्या प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं है कि आपने उस सेलर से वहाँ से सामान खरीदा है कि नहीं खरीदा है, कितनी तारीख को खरीदा था, कब खरीदा था, कितनी मात्रा में खरीदा, तो ये चीज़ें सारी आपको पता ही नहीं होंगी। तो जब आप केस करोगे तो वहाँ पर आपकी जब सुनवाई होगी तो बिना प्रूफ के तो आपकी सुनवाई होनी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिल लेना पड़ेगा। जब भी आप सामान खरीदने जाते हो तो सेलर से आप बिल अवश्य लेना चाहिए, आपको बिल अवश्य लेना चाहिए। यह खरीद के प्रमाण के रूप में कार्य करता है कि भाई इससे क्या पता चलता है कि आपने वो वस्तु खरीदी है, ये उसका प्रमाण होता है। तो इससे क्या है कि आपको भी फ़ायदा होता है और जो सेलर होता है उसको भी फ़ायदा होता है।
तो चलिए आज अपन ने बात कर ली, मैं मोटा मोटा एक बार आपको और बता देती हूँ इसके बारे में। आज अपन ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में सामान्य बात की है, और उसके बाद में ये भी उसका नॉर्मल परिचय में आ जाता है कि कौन से लेन देन शामिल है। एक बात मैं आपको फिर से बताना चाह रही हूँ, जैसे 3rd नंबर पॉइंट में इसमें मतलब उपभोक्ता कौन होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके अलावा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें क्या नई चीज़ जुड़ी है, संशोधन हुआ है, तो इसको तो खास तौर पे याद रख लेना आप। ये इसमें नया ऐड हुआ है, तो नई चीज़ों को आपको याद रखना ही है, क्योंकि नए जो चीज़ होती है उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। फिर आता है उपभोक्ता के जो अधिकार हैं, इन अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उपभोक्ता के कितने अधिकार है, संख्या आपसे पूछ सकता है। तो उपभोक्ता के 6 अधिकार हैं, इन अधिकारों का आपको नाम पता होना चाहिए। सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चयन का अधिकार, शिकायत करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। तो ये 6 अधिकार उपभोक्ता को दिए गए। इन 6 अधिकारों के बारे में आपको क्या है, पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने अधिकारों के बारे में जब तक पता नहीं होगा तब तक आपका क्या होगा, शोषण होगा। तो इसलिए आपको इनके प्रति क्या रहना है, जागरूक रहना है। तो ये अपना मोटा मोटा और एक ये जो अपने मार्क होते हैं, इन मार्क को ध्यान में रख के अपने को वस्तु खरीदनी चाहिए। क्यों, ये मार्क क्या बताते हैं, ये वस्तु जो आपने खरीदी है, जो भी आपने वस्तु खरीदी है उसकी गुणवत्ता के बारे में आपको क्या करते हैं, आश्वासन देते हैं कि भाई ये जो वस्तु खरीदी है वो सही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये जो मार्क होते हैं ये अपने को देख के और उसके बाद ही अपने को वस्तुएं खरीदनी चाहिए। तो ये अपने लिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई वस्तु खरीदते हो तो कोई वस्तु नकली भी हो सकती है, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर उन पे ये मार्क नहीं लगे हुए हैं, ये लोगों नहीं है, तो आप उन वस्तुओं को ना खरीदें, क्योंकि इससे क्या है कि आपको भी नुकसान हो सकता है। फिर अपन ने इसके बाद में उनके जो उपभोक्ता होते हैं उनके उत्तरदायित्व के बारे में बात की। तो उत्तरदायित्व जैसा कि मैंने आपको इन स्लाइड्स में समझा दिया है, तो आप इन स्लाइड्स को आराम से वापस आगे पीछे करके दे सकते हो, वीडियो को पॉज करके दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो अपना मैटर चल रहा है वो NCERT की बुक से चल रहा है। NCERT की बुक से मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको क्या इनको पढ़ने में आसानी हो, आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। और आप जब भी वीडियो को देखते हो तो इसको आराम से पॉज करके इसके धीरे धीरे आराम से नोट्स बना के आप इनको तैयार कर सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम टाइम में आपकी सहायता कर सकते हैं। और आपको कोई कमी लगती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।